हेलो एवरीवन, आज है 19 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। देखिए, बजाज फाइनेंस के आज नतीजे आए हैं और तो इस वीडियो में हम उस नतीजे के बारे में बात करेंगे। और हाल फिलहाल में जब शेयर 1965 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो क्या इसमें खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बजाज फाइनेंस का शेयर 1965 रुपए के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में 14 से 15% की गिरावट है। 2370 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा था, गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, अब धीरे धीरे तेजी आ रही है। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में 40% टूटा है शेयर। और पिछले एक साल का जो सबसे बड़ा लो बना है वो 1940 रुपए है। और देखिए कहां से टूट कर आया शेयर, 4880 रुपए के लेवल से टूट कर आया है। और ये अभी इसको 3 महीना भी नहीं हुआ है। 4880 रुपए का जो हाई इसने बनाया था वो इसी साल की 20 फरवरी को बनाया था। और आज आप देख सकते हैं कि शेयर 1900 रुपए तक पहुंच चुका है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो 3 साल में बजाज फाइनेंस के शेयर में 52% का ग्रोथ है। देखिए, 3 साल पहले 2017 में ये शेयर 1200 रुपए के ऊपर ट्रेड करा था। तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर हल्की सी गिरावट आई, फिर एक बहुत बड़ी रैली आई और शेयर ऑल टाइम हाई के ऊपर चला गया। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि शेयर कंटिन्यूस टूटा है। जब से कोरोना की दिक्कत सामने आई है, शेयर में भयंकर 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 गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए, लार्ज कैप स्टॉक है, 1,70,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। और अगर हम बात करें एनएससी में तो 94 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, एफआईएल्स अपनी होल्डिंग गिरा रहे हैं, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। प्रमोटर के पास जो पहले 56.15% की होल्डिंग थी, अब वो 56.20% की होल्डिंग है। थोड़ी सी होल्डिंग प्रमोटर ने अपनी बढ़ाई है। एफआईएल्स के पास जो पहले 22.22% की होल्डिंग थी, अब वो 21.16% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास जो पहले 7.85% की होल्डिंग थी, अब वो 8.08% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी ने डबल से भी ज्यादा होल्डिंग बढ़ा ली है, जो सिर्फ 0.84% की होल्डिंग थी, अब वो 1.77% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की अगर हम बात करें तो उनके पास 11.75% की होल्डिंग है। प्रमोटर देखिए यहाँ पर कौन है, बजाज फिनसर्व, जिनके पास 52.82% की होल्डिंग है। प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 49 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है। 840 से भी ज्यादा एफआईएस यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, जिनके पास 4.51% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 8.58% के आसपास देखने को मिल रही है। और जैसे कि आप देखिए, 500% का डिविडेंड इन्होंने पे किया है और ये इंटरिम डिविडेंड है, और भी डिविडेंड इस साल में पे होंगे। तो 10 रुपए पर शेयर का इन्होंने डिविडेंड पे किया है, और वो भी जस्ट इसी साल मार्च महीने में इन्होंने इतना बड़ा डिविडेंड पे किया है। यहाँ पर अगर मैं आपको मनी कंट्रोल में दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देखिए, टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है। रीजन ये है कि भैया अभी की जो हालत है, खास करके अभी नतीजे तो उनके उतने अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन उतने बुरे भी नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी रीजन है गिरावट का, वो सिर्फ और सिर्फ कोविड 19 है। कोविड 19 की वजह से जो इनका बिजनेस है वो बंद पड़ा हुआ है। और तो और अगर हम बात करें, जो जिस जिस तरह से कोरोना के केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं, वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। 1 लाख से भी ज्यादा केसेस कोरोना में बढ़ चुके हैं, और ये किसी भी तरीके से एक अच्छे साइन तो बिल्कुल भी नहीं है। लॉकडाउन यहाँ पर एक्सटेंड हुआ है, और उसकी वजह से जो बिजनेस है वो भी काफी हद तक अफेक्ट होता हुआ दिखाई दिया है। पी की बात करें तो 23.17 का पी है, जबकि इंडस्ट्री भी 22.55 है। बुक वैल्यू 322 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 6.09 है, ईपीएस 84.81 है, और डिलीवरीज 26 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 54% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 43% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, और 3% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं इनके नतीजे के ऊपर, जो अभी आए हैं मार्च क्वार्टर में। तो तकरीबन 450 करोड़ के आसपास का इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1614 करोड़ का मुनाफा कमाया था। इवन पिछले साल भी इन्होंने 1175 करोड़ का मुनाफा कमाया था। तो देखेंगे तो काफी कम ये प्रॉफिट आया है, और काफी कम मैं मानता भी, क्योंकि अगर हम बात करें सेल्स की तो उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। 7,226 करोड़ के सेल्स हुए हैं, जबकि पिछले क्वार्टर में 7,000 करोड़ के थे, और पिछले साल 5,300 करोड़ के थे। तो जरूर यहाँ पर एक बहुत बड़ा इफेक्ट हमें जरूर देखने को मिला है।
और एक कंपनी का जो एक्सपेंडिचर है वो भी आप देखिए 3,400 करोड़ का पहुंच चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में वो 2,300 करोड़ था और पिछले साल 1,580 करोड़ के आसपास हुआ करता था। टोटल इनकम में जरूर यहाँ पर इजाफा होता हुआ हमें देखने को मिला है। टोटल इनकम जो है वो भी इनकी बड़ी है और वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 7,230 करोड़ की टोटल इनकम हुई है, जबकि पिछले क्वार्टर में 7,025 करोड़ की थी। लेकिन नेट प्रॉफिट में उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आ पाया, जिसकी वजह पहला तो जो है कि उनका जो खर्चा जो है वो काफी बढ़ गया था, पहली चीज ये। और दूसरी कोविड-19 के चलते अगर हम देखें तो इनका जो प्रॉफिट है उसके ऊपर काफी बड़ा असर पड़ता हुआ जरूर देखने को मिला है। अब आप खुद सोचिए कि जब मार्च में ये हालत है तो जून में और बुरे नतीजे आ सकते हैं इसके। और अगर हम बात करें एनबीएफसी सेक्टर की, फाइनेंस सेक्टर की, तो बजाज फाइनेंस जो है वो इन सबका बाप है, मतलब कह सकते हैं भैया सबका यहाँ पर किंग माना जाता है बजाज फाइनेंस। और आप खुद सोचिए कि जब बजाज फाइनेंस की ये हालत है तो बाकी जो फाइनेंस कंपनी है उनकी हालत कितनी बुरी आने वाले दिनों में हो सकती है। तो नतीजे मैं कहूंगा कि उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन उतने बुरे भी नहीं थे, क्योंकि ये इतने जो नतीजे हैं वो एक्सपेक्टेड ऑलरेडी किए जा रहे थे कि भैया इतने ही आएंगे। लेकिन हाँ, जब अभी मार्च क्वार्टर में ये हालत है तो जून क्वार्टर के जो नतीजे हैं वो और भी बुरे आ सकते हैं, तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर्ड अभी से रहना पड़ेगा। उसके साथ साथ अगर मैं आपको यहाँ पर मनी कंट्रोल का जो आर्टिकल है अगर मैं आपको उसकी तरफ ले जाऊं तो जरूर द प्रॉफिट वॉज इम्पैक्टेड बाय हायर प्रोविजन but supported by lower tax as the company operated with a reduced rate of 25.15%। तो देखिए प्रोविजनिंग की वजह से जो प्रॉफिट है वो कम हुआ है, और एक अच्छी वजह यह है कि सपोर्ट इसलिए क्योंकि भैया टैक्स जो है वो कम कर दिया गया कंपनियों के ऊपर। और देखिए लोन लॉसेस एंड प्रोविजनिंग फॉर द क्वार्टर इंक्रीज टू ₹1954 करोड़ अगेंस्ट 409। देखिए पिछले साल सिर्फ 409 करोड़ का ही लोन लॉस और प्रोविजनिंग हुआ था, जबकि इस बार जो है वो 1950 करोड़ तक पहुंचा है। 1950 करोड़ तक ये पहुंच चुका है। और अब देखिए अगर हम यहाँ पर बात करने जाए कुछ पॉजिटिव चीजों की, अगर हम बात करें तो ये भी है कि न्यू लोन बुक इन अ पीरियड इंक्रीज बाय 3% टू 6.03 मिलियन फ्रॉम 5.83 मिलियन। तो देखिए अच्छी बात है, पिछले क्वार्टर में जो लोन बुक थी वो 5.83 मिलियन के आसपास थी, जबकि अब वो 6.03 मिलियन है। तो यहाँ पर 3% का ग्रोथ हुआ है, मतलब ज्यादा लोन इन्होंने बांटे हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। और तो और अगर हम बात करने जाए तो वहां पर ग्रोथ भी काफी ज्यादा देखने को मिला है। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पर अगर मैं देखूं तो वो मुझे लग रही है लिक्विडिटी। किसी भी कंपनी को अगर सरवाइव करना है तो वो तभी सरवाइव कर पाएगी जब कंपनी के पास पैसा हो, और खास करके अभी के जो सिचुएशन है उसमें तो भैया कंपनी के पास पैसा होना काफी जरूरी है। तो देखिए कंपनी ने खुद बताया है कि कंपनी सेड इट्स लिक्विडिटी पोजीशन रिमेन वेरी स्ट्रांग विद ओवरऑल सरप्लस ऑफ अप्रोक्सीमेटली ₹15,725 करोड़ ऑफ मार्च 2020। तो देखिए मार्च 2020 तक उनके पास 15,725 करोड़ के आसपास की लिक्विडिटी थी, लेकिन बाद में अब देखिए वो इंक्रीज होकर 20,000 से 21,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है। तो काफी अच्छी पोजीशन है उनके पास, इनफ पैसा है कि वो कंपनी को आने वाले दिनों में चला सके, सरवाइव कर सके। उसके साथ साथ अगर हम देखने जाए तो काफी सारे जो ब्रोकरेज हाउस है वो भी यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली की अगर हम बात करें तो मॉर्गन स्टैनली हैज एन ओवरवेट रेटिंग ऑन द स्टॉक विद टारगेट प्राइस ऑफ 2007। तो देखिए 2,740 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है मॉर्गन स्टैनली ने। एचएसबीसी ने यहाँ पर बाइंग रेटिंग दी है और 3,700 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। तो काफी बड़ी बात है, ये दोनों बड़ी दिग्गज ब्रोकरेज फर्म्स हैं जिन्होंने काफी बड़ा टारगेट प्राइस इनके लिए रखा है, और उम्मीद करते हैं कि वो शेयर इस तक पहुंच भी जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि भैया क्या करे, खरीद लिया हो तो क्या करे और खरीदना चाहते हो तो क्या करे। तो देखो मैं यही कहूंगा कि अगर आपने बजाज फाइनेंस का शेयर खरीदा है तो पैनिक में आकर बेचने की जरूरत नहीं है कि भैया नतीजे खराब आए हैं अब क्या होगा, शेयर नीचे चला जाएगा मैं बेच देता हूँ। जी नहीं, अगर आप में पेशेंस है कि भैया आप कम से कम 1 साल तक इसमें निवेशित रह सकते हैं तो पैनिक में आकर बेचने की कोई जरूरत नहीं है। आप बने रहे, जरूर शेयर में बढ़िया बाउंस बैक आपको देखने को मिल जाएगा। और दूसरी बात, अगर आप खरीदना चाहते हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो जैसे कि मैं अपने हर वीडियोस में कहता हूँ कि भैया एक साथ सारे के सारे शेयर्स खरीदने की गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको बजाज फाइनेंस में शेयर खरीदने हैं, मान लीजिए कि आपको 10 शेयर खरीदने हैं, तो आप 1950 के लेवल पर 2 शेयर खरीदिए, फिर वेट करें। अगर शेयर वापस 1900 तक जाता है या 1850 रुपए तक जाता है तो आप इसमें और 2-3 शेयर खरीदिए। अगर और नीचे जाता है शेयर
तो और 2-3 शेयर खरीदिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर खरीदारी करें और छोटी-छोटी क्वांटिटी खरीद के अपना पोर्टफोलियो बड़ा करें और पैसा है तो बचा के रखिए। आप और ये समझ के खरीदारी करें कि भैया शेयर नीचे जाएगा तो आपके पास पैसा होना चाहिए इसको एवरेजिंग करने के लिए। बजाज फाइनेंस बढ़िया स्टॉक है, दमदार शेयर है, एनबीएफसी सेक्टर का सबसे बड़ा शेयर के माना जाता है। तो जैसे ही कोरोना की दिक्कत खत्म होगी, सबसे पहले आपको बजाज फाइनेंस दौड़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बजाज फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।